Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today our topic is physics, chapter number 8 of your textbook, and the topic is work. आज हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है और फिज़िक्स में और आम लाइफ में वर्क कैसे हम उसको जज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो वर्क इज़ समथिंग, आम लाइफ में हम वर्क को समझते हैं कि काम करना है, पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, भागना, दौड़ना, सोना, तो ये सब चीज़ें वर्क हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वर्क कहलाती हैं, लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है वर्क को देखने का, कि वर्क जब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम वर्क कहते हैं। यानी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दैट बॉडी। कि जब फोर्स एक्ट करे बॉडी पे और बॉडी मूव करे, मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी में, कि फोर्स लगाई और बॉडी मूव कर रही है, तो इट मीन्स कि वर्क हो रहा है। और अगर फोर्स नहीं लगती और बॉडी मूव नहीं करती तो देयर इज़ नो वर्क। या अगर फोर्स लग रही है बॉडी पे और बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही, तो इट मीन्स देयर इज़ नो वर्क इन सेंस ऑफ फिज़िक्स। आम लाइफ में तो हम धक्का दे रहे हैं, किसी बॉक्स को बहुत जोर से पुश कर रहे हैं, लेकिन वो बॉक्स मूव नहीं कर रहा, हम कहते हैं बड़े थकन हो गई, बहुत काम किया यार, बॉक्स मूव नहीं कर रहा। लेकिन फिज़िक्स इसको वर्क नहीं मानती जब तक कि डिस्प्लेसमेंट ना हो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। देयरफॉर वर्क इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो दो चीज़ों से बना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क। The product of force and displacement is called work. Work can also be defined in this way, and the formula of work will become W is equal to F multiplied by D. तो उसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो वर्क जो है वो जब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रही है और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है D, और वो डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ जाता है, देन वर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई होगी और बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो वर्क होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर ज़ीरो होगी तो देयर विल बी नो वर्क। नाउ अब इसका यूनिट चेक करते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट, एसआई यूनिट जो है फोर्स का, वो है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। इट मीन्स कि वर्क का यूनिट बना न्यूटन मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क या एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। और न्यूटन जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से कि न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड को कहते हैं। तो अगर हम उसको न्यूटन को कन्वर्ट कर दें तो वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर। इट मीन्स के यूनिट ऑफ वर्क में बी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम उसको न्यूटन मीटर ही लिखते हैं। अब इस न्यूटन मीटर को हम जूल से शो करते हैं, जो उसके साइंटिस्ट के नेम पे है। जूल ने वर्क पे और स्टीम इंजन्स पे काम किया, उनकी एफिशिएंसी पे, पावर पे बहुत काम किया। तो जूल के नाम पे ऐसा यूनिट रखा जाता है वर्क का, विच इज़ इक्वल इनटू न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज़ इक्वल इनटू जूल। देयरफॉर द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल इन सिस्टम इंटरनेशनल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वर्क के डिफरेंट फार्मूलाज को, डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशन हैं जिसमें वर्क का फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है, केस 1, उसमें हम ये देखेंगे कि वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वर्क, यानी अगर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि किसी और डायरेक्शन में है, इट मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल बन रहा है। फर्ज करें
कि ये फोर्स है F और ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D एक्स एक्सिस पे। तो इट मीन्स कि फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। इस केस में हमें फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि उन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो लेट्स रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम y कंपोनेंट कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम x कंपोनेंट कहते हैं। तो आप देखिए कि इस फोर्स को जब हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो जो x कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि अब वर्क जो है वो हो जाएगा Fx मल्टीप्लाई बाय डी, और Fx जो है जैसा कि हम जानते हैं कि जब इन कंपोनेंट्स के हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसका फार्मूला होता है F साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका फार्मूला होता है Fx इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो Fx की वैल्यू है F कॉस थीटा, तो हम यहाँ Fx की जगह लिखेंगे F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। इट मीन्स ये बन गया F डी कॉस थीटा। तो वर्क का ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट फार्मूला है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल हो तो फिर हम उस फार्मूले को इस तरह शो करते हैं F डी कॉस थीटा। तो इस तरह ये केस नंबर 1 हो गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे बना रहे हो एक दूसरे के साथ। सेकंड केस नंबर 2 हम यहाँ देखते हैं। केस नंबर 2, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव या मैक्सिमम वर्क। पॉजिटिव या इसको हम कह लें मैक्सिमम वर्क। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वर्क की वैल्यू सबसे हाईएस्ट कैसे बन सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को रिव्यू करना पड़ेगा अपने माइंड में, कि हम ये देखते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 0 वैल्यू किस एंगल पर होती है? ये वैल्यू होती है 0 वैल्यू एंगल जब 90 डिग्री होता है, और 1 कब होती है? जब एंगल 0 डिग्री होता है। यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। नाउ अब हम यहाँ इसको अप्लाई कैसे करें? हम ये जानते हैं कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और वर्क की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, तो वर्क की वैल्यू भी सबसे हाईएस्ट होगी। तो इट मीन्स वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। एंड कॉस थीटा is maximum when theta is equal to 0 degrees. Then put theta is equal to 0 degree in formula number 1. हम इसको formula number 1 कहते हैं। तो formula number 1 या equation 1, तो फिर ये बन जाएगा W is equal to F D cos थीटा, और थीटा की जगह हम रखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा
एफ डी, इट मीन्स कि दिस इज़ द मैक्सिमम वर्क। और मैक्सिमम वर्क से मतलब ये हुआ कि जब एफ और डी के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो तो वो वर्क कहलाएगा मैक्सिमम, और वो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले में फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर एंगल 0 है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? अगर हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं तो हम देखें कि फोर्स लगी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ इधर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई दोनों के बिटवीन जो एंगल है। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैक्सिमम या पॉजिटिव वर्क। तो आई होप कि आपको ये केस समझ में आया होगा कि वर्क पॉजिटिव या मैक्सिमम कब होता है। तो इसको आप रिव्यू कर कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो उस पार्ट को दोबारा देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू आवर थर्ड केस विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो या मिनिमम वर्क। और इसमें हम देखेंगे कि वर्क की वैल्यू 0 कब होती है। तो वर्क की वैल्यू 0 जब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क विल बी 0, और ज़ाहिर बात है कि 0 मीन्स के मिनिमम वैल्यू ये 0 ही है वर्क की। तो वर्क विल बी 0 व्हेन cos theta equal to 0. It means that theta is equal to 90 डिग्री, यानी cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। तो cos 90 की वैल्यू चूँकि 0 होती है, और वो जब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। देन अब हम वर्क का जो फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, इसमें हम पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस 90 डिग्री, और एफ डी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो वर्क विल बी कॉल्ड मिनिमम या फिर 0 वर्क। अब ये हो गया आपका 0 वर्क, यानी वर्क की वैल्यू 0 हो गई। कब हो गई? जब थीटा 90 था। इसको हम ग्राफिकली कैसे शो करें? इसको ग्राफिकली अगर शो करना है तो हम ये देखते हैं कि फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D, इन दोनों के बिटवीन थीटा जो हो गया वो 90 ऐसे हो गया, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि F एंड D are perpendicular to each other, then theta is equal to 90 degree and cos theta is equal to cos 90 is equal to 0. Then therefore work will be 0 here. तो वर्क 0 कब होता है? जब F और D के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्क 0 जब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी फोर्स तो अपवर्ड लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका 0 वर्क। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 4 इन द लास्ट केस विच इज कॉल्ड केस नंबर 4 विच इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, इसको अब आप आगे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। केस नंबर 4 विच इज़ कॉल्ड नेगेटिव वर्क। वर्क नेगेटिव जब होता है जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो। आप देख रहे हैं कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा की वैल्यू पे, और कॉस थीटा की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा की वैल्यू पे, यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी आप देखें कि आप
किस एंगल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रखें कि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, देन द एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल जो है उन दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, तो कॉस थीटा अब कहलाएगा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कीजिए, जल्दी से फाइंड कीजिए, बताइए कि कॉस 180 की वैल्यू क्या है? जी, वेरी गुड, -1 आ रही है कॉस 180 की वैल्यू। तो वर्क की वैल्यू जो होगी, वर्क विल बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव कब होगा? व्हेन कॉस थीटा इज नेगेटिव, जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा? एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव when theta equals 180 डिग्री। तो W is equal to एफ डी cos थीटा। इट मीन्स कि हमें थीटा की वैल्यू 180 पुट करनी पड़ेगी, और ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तो ये होगा -FD। दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द वन इन द फर्स्ट केस, पॉजिटिव वाला केस जो था हमारा FW इज इक्वल टू FD, वही केस आ रहा है कि वर्क मैक्सिमम है बट इन नेगेटिव सेंस, कि वर्क मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, यानी वर्क की वैल्यू तो है मगर वो नेगेटिव वैल्यू है। वो कब है? जब फोर्स लग रही हो एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जाहिर है कि एक फोर्स लगेगी जिस तरफ, उसी डायरेक्शन में वर्क होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जब कोई फोर्स फील्ड मौजूद हो और हम बॉडी को उस फोर्स फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे हो। तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो अगेंस्ट द फील्ड होगी, तो हमारा वर्क हो जाएगा नेगेटिव। आप इसकी एग्जांपल ऐसे देखें कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज अ नेगेटिव, इज अ फील्ड, ग्रेविटी इज अ फोर्स फील्ड। ग्रेविटी जो है वो फोर्स फील्ड है जिसकी वजह से जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। इट मीन्स कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो वेट W होता है, वो डाउनवर्ड होता है, ये भी एक फोर्स है। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाएं तो आप उसको अपवर्ड ले जाएंगे और आप उस पर फोर्स लगाएंगे, वही फोर्स लगाएंगे जितना वेट है, लेकिन चूंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इस लिहाज से अगर आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो अगेंस्ट द फील्ड आप डिस्टेंस करवा रहे हैं, इसलिए आपकी फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। और चूंकि फोर्स नेगेटिव हो जाएगी इसलिए वर्क जो है आपका वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये केसेस समझ में आए होंगे वर्क के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।